आपके जो समर्थित चेयरमैन थी उसको तो भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़े, अभी तो पीछे का मामला है। और वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। कांग्रेस के अच्छे स्तर के नेताओं को भाजपा अपनी चाल में फंसा लेती है, तो सर आप किस तरह से कामयाब होंगे? कि भारतीय जनता पार्टी के पास जितना भी जोर है वो यदि पूरा भी लगा ले तब भी मुझे नहीं फंसा सकती। कहीं ये तो मलाल नहीं होता कि हम लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं बैठ पाए। संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो भाजपा के राज में बनाई गई है। संस्कृत यूनिवर्सिटी तो आजकल चल भी नहीं रही और चलने से पहले ही वो विवादों के घेरे में आई हुई है। आज राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कैथल की राजनीति की बात करें या कैथल के समाज सेवा क्षेत्र की बात करें, दोनों ही स्थान पर अहम स्थान अपना रखते हैं और बातचीत करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है सर धर्मवीर केमिस्ट जी। धन्यवाद सर जी। तो जिस तरह से धर्मवीर केमिस्ट अपना एक राजनीति में अलग पहचान रखते हैं, आपका जो एक पहचान है कैथल शहर में राजनीतिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, इनेलो के कट्टर समर्थक आप माने जाते थे और इनेलो सुप्रीमो अक्सर आपके पास आना जाना लगा रहता था। तो इनेलो छोड़ने का कारण क्या रहा? कुछ खास वजह थी या फिर ये जो इनेलो के सितारे गर्दिश में आए, कहीं और जाकर के सत्ता सुख भोगने की लालसा रही? देखिए सर, मैं आपको एक बात तो यहाँ अवश्य रूप से साफ करना चाहता हूँ कि मैं लगभग 91 से और 2019 तक इंडियन नेशनल लोकदल में रहा। और जब मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहा तो लगभग मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी विपक्ष में ही गुजारी है। तो इसमें मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि मुझे सत्ता का कोई लालच ना पहले था, ना आज है और ना आगे है। और जहाँ तक इनेलो की बात है, मैं इनेलो में केवल इसलिए रहा कि इनेलो में चौधरी देवीलाल से लेकर और अर्जुन चौटाला तक, मतलब बड़े से लेकर और छोटे नेता तक मेरे प्रतिष्ठान पर आए, मेरे को मान सम्मान दिया और इतना मान सम्मान दिया शायद मैं उसके लायक नहीं था। इस वजह से मैं इनेलो में था, ना कि मैं इनेलो में इसलिए था कि मेरे को कहीं और जगह नहीं थी। अगर बात करें धर्मवीर केमिस्ट की, तो धर्मवीर केमिस्ट कैथल के मेन चौराहे यानी कि पेवा चौक पर इनकी शॉप है, जहां से अक्सर राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है और राजनेताओं के साथ आपकी जो राम राम है, चाहे वह किसी भी दल का हो। और आपको बता दें, कई बार ये राजनीतिक दृश्य ये कई लोगों ने देखा तो ये राम राम चर्चा का विषय भी बनी और कई बार हो सकता है कि हादसे का कारण भी बन सकती है। क्या कहेंगे सर इस बात को? क्योंकि जो आपकी शॉप है वहाँ पर पहले कभी इनेलो का चश्मा होता था, फिर उसके बाद चश्मे के साथ हाथी भी आ गया और आजकल हाथ लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में सर? सर, जहाँ तक विभिन्न पार्टियों के नेताओं की मेरे पास आने की बात है, वो केवल मात्र इसलिए मेरे पास आते हैं कि मैं उनका पूरा मान सम्मान करता हूं और मैं मान सम्मान उनका राजनीतिक दृष्टि के फ़ायदा उठाने के लिए नहीं करता। कि मेरी इच्छा ये रहती है कि जो लोग देश की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए, ज़िले की सेवा के लिए, हल्के की सेवा के लिए लगे हुए हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है उनका मान सम्मान करने की। इसलिए हर पार्टी का नेता मेरे पास आता है और उसका मान सम्मान जब होता है तो वो ये समझता है कि इस आदमी के पास जाने से हमें कुछ न कुछ इस प्रकार से ज़रूर सोचने को या हासिल करने को मिलता है कि समाज सेवा भी एक अहम सेवा है। क्योंकि मैं लगातार 1986 से ना केवल समाज से जुड़ा हूँ बल्कि सभी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, चाहे वो सामाजिक सेवा है, चाहे वो धार्मिक संस्था है, चाहे वो व्यापारिक संस्था है, चाहे वो कोई और संस्था है। मैं लगातार अपना प्रयास इस प्रकार से करता रहा हूँ कि किसी न किसी माध्यम से मैं जनता की सेवा कर सकूँ। तो एक तरह से देखा जाए कि जो धर्मवीर केमिस्ट है वो इनेलो में रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया, अभी पिछले विधानसभा चुनाव की बात रहे तो उन्होंने सभी को अचंभित कर दिया जब वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ दिखे। तो आपकी जो ये सोच थी, क्या दूसरे जो इनेलो के लोग थे वो दुष्यंत के साथ भी जाने वाले लोग हैं, कुछ दुष्यंत के साथ गए और आज मौजूदा स्थिति ये है कि वो सत्ता में हैं, आप रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ गए, कहीं ये तो मलाल नहीं होता कि हम लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं बैठ पाए? देखिए, जब चौधरी साहब 2005 के बाद सत्ता से बाहर हो गए थे तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि ये पार्टी अब सत्ता में नहीं आएगी। और जब चौधरी साहब 22 जनवरी 2013 को दुर्भाग्यवश जेल चले गए थे 10 वर्ष के लिए, तब तो लगभग मेरे ऊपर ये दबाव था कि इस पार्टी को तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया जाए। लेकिन मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि मैं इस पार्टी को तो छोड़ो, इस परिवार को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस परिवार ने जो मान सम्मान मुझे दिया है
उस मान सम्मान के अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। जहाँ तक 2019 में इस पार्टी को या इस परिवार को छोड़ने की बात है, वो केवल मात्र मैंने इसलिए छोड़ा कि 2019 में ये परिवार शिवम दो फाड़ हो गया और मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी एक तरफ जाना, क्योंकि पूरा परिवार मेरा मान सम्मान करता था। और जहाँ तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की मदद की बात है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बहुत अच्छी तरह से ये सोचा कि यदि धर्मवीर केमिस्ट जैसा साथी मुझे मिल जाए तो कहीं ना कहीं मुझे इस चुनाव में फ़ायदा हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि उसका फ़ायदा करने की मैंने भरपूर कोशिश भी की है और उसका फ़ायदा हुआ भी है। और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बहुत ही भावी भी कह सकते हैं, बड़े भी कह सकते हैं और अनुभवी भी कह सकते हैं नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। भविष्य में वो लगता है कि कुछ न कुछ अवश्य बनेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं इनको फ़ायदा भी मिला है आपके साथ से, लेकिन जीत तो वो पाए ही नहीं। जीत तो अगर जीत जाते तो फ़ायदा मिलता, लेकिन जीत नहीं पाए, इसमें कहाँ का फ़ायदा है? देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था लगभग उनका प्रत्याशी 60,000 वोटों से चुनाव हारा था और जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला केवल मात्र 624 वोटों से चुनाव हारे। तो मैं समझता हूं कि हमारे जैसे साथियों की वजह से ही उनको फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका अपना व्यक्तिगत वोट बैंक भी है, लेकिन हमारे जैसे साथी जो उनसे नए रूप से जुड़े उनका भी फ़ायदा हुआ है, तभी ये इतना मार्जिन कम रहा है। अगर बात करें कैथल की जो है राजनीति में हिस्सेदारी की, कैथल में अभी नगर परिषद चुनाव की तैयारियां तमाम लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर कैथल की बात करें तो ज़्यादातर समय तक या तो जो है वैश्य कम्युनिटी से यहाँ चेयरमैन रहे हैं। तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला की, आपका कहना है कि हमने मदद की है और पूरी ठोक कर मदद की है, अगर आप को इस मामले इसमें चेयरमैनी के मैदान में उतारा जाता है तो आप किस तरह से देखते हैं इस बातचीत को? क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने लगभग 8 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के साथ काम किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अनुभव मेरा राजनीतिक तौर पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बात है, कैथल शहर की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बाई फेस और बाई नेम नहीं जानती। और लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर मतदाता है और मैं समझता हूँ कि लगभग 75% मतदाताओं को मैं भी बाई नेम और बाई फेस जानता हूँ। यदि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जिसे वो आदेश देंगे या चुनाव मैदान में उतारेंगे उसका साथ दूंगा। लेकिन चुनाव मैदान में उतरने और उतारने की बात हो रही है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति ये है कि सूबे की जो सियासत वो कहती है कि भाजपा की सरकार सूबे में है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। आप लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे? क्योंकि आपके जो प्रत्याशी थे वो भी हार चुके हैं और कांग्रेस की सरकार भी नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, लगभग 2014 में मैंने हरियाणा सरकार को और विभागीय मंत्री, उस समय श्रीमती कविता जैन होती थी, उनको पत्र के माध्यम से एक प्रार्थना की थी भी क्यों न नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव हरियाणा प्रदेश में चेयरमैन के लिए सीधे करवा दिए जाए, क्योंकि इससे न केवल भ्रष्टाचार रुकेगा बल्कि खरीद फरोख्त भी बंद हो जाएगी। सरकार की नीति और नीयत में खोट होने की वजह से वो चुनाव सीधे नहीं हुए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 2019 में सरकार नगर परिषद का, नगर पालिका का या नगर निगम का चुनाव भी मान लो सीधे प्रत्यक्ष रूप से करवाने जा रही है। और जहाँ तक भाजपा की सरकार की बात है, आज ना केवल हर वर्ग उससे नाराज़ है बल्कि हर समाज भी उससे नाराज़ है। जहाँ तक किसानों की बात है, लगभग 1 वर्ष से वो धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। जहाँ तक व्यापारी की बात है, हर व्यापारी आज मान के चलो कि दाल रोटी के लिए भी परेशान है। जहाँ तक मजदूर की बात है, उसको लगभग मान के चलो पूरे महीने काम नहीं मिलता। और जहाँ तक कर्मचारी की बात है, कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर रोज़ाना सड़कों पर धरने, प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी शायद ही चुनाव जीत पाए। और इतना भी कहना चाहूँगा कि यदि उसको पार्टी टिकट देगी तो वो टिकट लेने पर भी सोच सकता है कि टिकट ले या ना ले।
लेकिन सर बातचीत हमारी हो रही है कैथल नगर परिषद को लेकर, लेकिन आप मुद्दे उठा रहे हैं प्रदेश स्तर के, यानी कि जो सूबे की सियासत में मुद्दे होने चाहिए आप वो उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मौजूदा राजनीतिक सियासत की, जिस सियासत में ये देखा जाता है कि आपका शहर किन जो है बातों पर को लेकर के आपकी विकास की दृष्टि में अच्छे दर्जे पर जा सकता है, किन जो है कामों को देखकर आपके शहर को अच्छे अंक दिए जा सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे काम हुए हैं। इन बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करें सूबे की सियासत की, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जिसके साथ अभी आप हैं, उनके समय में भरपूर ये कहा गया कि हमने एक विकास के वो आयाम स्थापित किए हैं कि हमने उस तरह का विकास किया है कि कैथल को हरियाणा के तमाम अच्छे शहरों की जो है गिनती में गिना जाता था। लेकिन अब की जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो भी बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हमने समान विकास किया है। आपकी दृष्टि से देखें तो अभी तक कितना विकास भाजपा करवा पाई है और आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि 2005 से लेकर और 2014 तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला सरकार में रहे और इतना विकास कार्य करवाया, शायद न केवल कैथल में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में मैं समझता हूं कि वो एक मिसाल के कायम के रूप में जाना जाएगा। और किसी प्रकार की भी कोई परेशानी उनके कार्यकाल में किसी भी जनता के साथी को नहीं रही। लेकिन आपके जो समर्थित चेयरमैन थी उसको तो भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़े, अभी तो पीछे का मामला है। देखिए, जहाँ तक हमारी समर्पित चेयरमैन थी वो भारतीय जनता पार्टी की एक किस्म से मान के चलो कि बात हजम नहीं हो रही थी कि वो कांग्रेस समर्थित चेयरमैन है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि उसको जहाँ तक फंसाया गया है और वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है और इसमें बात आने वाले समय में ज़रूर स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें किसका हाथ था और क्यों वो फंसी। लेकिन फंसाने वाले भी तो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, उसमें भी जहाँ तक मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ था। जो फंसाने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गुमराह हो चुके थे। इस वजह से वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जी। तो जनता को भी हम स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ बातचीत हो रही है, कांग्रेस समर्थित जो चेयरपर्सन थी उसको हटाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जिसने आरोप लगाए वो भी कांग्रेस समर्थित था। लेकिन यहाँ पर एक नई बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भाजपा की चाल थी, ये दोनों तरफ से आप कह सकते हैं भाजपा की चाल थी। और तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस के अच्छे स्तर के नेताओं को भाजपा अपनी चाल में फंसा लेती है तो सर आप किस तरह से कामयाब होंगे? देखिए, जहाँ तक अच्छे स्तर के नेता को फंसाने वाली बात है, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी को भी किसी भी समय फंसा सकती है। और जहाँ तक मेरे फंसने की बात है, मैं परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से आप लोगों की शुभकामनाओं से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास जितना भी जोर है वो यदि पूरा भी लगा ले तब भी मुझे नहीं फंसा सकती, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा कार्य नहीं किया और ना करूँगा कि वो मुझे फंसा सके। जी। अगर बात करें आपके मुद्दों की, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपका कहना है हमने विकास बहुत करवा दिया, भाजपा ने भी विकास करवा दिया, तब आपके पास मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की और किसी भी शहर की जो समस्याएं होती है, जब उनको समाप्त कर दिया जाता है और शहर कुछ अलग दिखे तो उसे विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि आपका शहर औरों से अलग दिखे और वाकई लोग कहें कि हाँ ये कैथल है? देखिए, 2005 से लेकर 2014 तक बाहर से आने वाले हर व्यक्ति ने ये कहा कि ये पहले जैसा कैथल नहीं रहा। इसका मतलब ये सीधा सा है कि कैथल में विकास हुआ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा सरकार में भागीदारी रखते थे तो विकास पुरुष भी कहलाते थे। और लगभग इस कार्यकाल को भी, इस सरकार को भी 5 वर्ष पहले हो चुके हैं और 2 वर्ष अब हो चुके हैं। इन 7 वर्षों में मैंने ये बात कह रहा, पूरे कैथल की जनता ये कह रही है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ। यदि आज बरसात आ जाती है तो सभी के प्रतिष्ठानों पर और सभी के निवास स्थानों पर पानी भर जाता है। कहीं पर गाड़ी चलती है तो कहीं ऐसी सड़क नहीं मिलती जो गाड़ी निकालने का रास्ता मिल जाए। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही
और किस मुद्दे पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है और किस मुद्दे पर चुनाव जीतने की सोच रही है। जी, आप कह रहे हैं कि अगर बरसात हो जाए पानी से कैथल की सड़कें लबालब भर जाती हैं। 10 साल पहले आपने विकास तो बहुत करवाया था, ये आपका कहना है, लेकिन ऐसा क्या विकास हो गया कि 10 साल में वो विकास धराशायी हो गया और कैथल में एकदम से जो है ये स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या कहीं आपके इन दावों में सच्चाई नहीं है या फिर वो विकास सिर्फ कागज़ों में ही हो पाया था? देखिए, वो विकास कागजों में नहीं हुआ था, वो वास्तव में विकास हुआ था, लेकिन विकास को मेंटेन रखना भी जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा और विशेषकर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए थे उनको मेंटेन नहीं रख पाई, और उनको यदि आप लोग मेंटेन नहीं रखोगे तो नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में परेशानी तो होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसके नुमाइंदों की, उसके प्रतिनिधियों की ये जिम्मेवारी बनती थी कि पिछली सरकार ने जो विकास कार्य करवाए हैं उसको वो मेंटेन रखे, और न केवल मेंटेन रखे बल्कि ऐसे भी विकास कार्य और कराए जाए ताकि उनका भी उदाहरण दिया जाए और आने वाले समय में उनको भी याद रखा जाए। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हैं जो कांग्रेस समय में जो है तैयार किए गए थे, उनको अमली जामा पहनाया गया था और इस सरकार में उनकी देखरेख ना होने के कारण अब वो खराब अवस्था में है? आपकी ओर से क्या कुछ है ऐसा जो आप बता सकें कैथल की जनता को? ऐसे केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, कम से कम सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं, बने हैं, चले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का अपना कार्यालय नहीं होता था। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने सभी डिपार्टमेंट्स के अपने कार्यालय बनवाए, उन सभी कार्यालयों में जनता के लिए हर सुविधा दिलवाई और सभी ऑफिसर्स को ये कहा कि जो भी जनता आपके पास अपनी शिकायत लेकर आए उसका तुरंत प्रभाव से निपटारा किया जाए। और आज की तारीख में तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि कोई कार्य हो रहा है। मुझे तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई ईंट आ रही है या रेत आ रहा है या बजरी आ रही है या सीमेंट आ रही है या मजदूर बेचारा किसी काम पे लगा हुआ है, मजदूर भी खाली बैठे हुए हैं। मैं तो नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 वर्षों में कोई काम करने की सोची है। ये जितना भी काम आज तक हुआ है 2005 और 2014 के बीच में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में ही हुआ है। इससे पहले तो विकास कार्य बहुत कम था और इसके बाद तो हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर बात करें जो कैथल के जो है बाहर की सड़कों की, तो बाहर की सड़कें चमचमाती सड़कें बन रही हैं, चाहे आप यहाँ से हिसार की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें। आप कैथल में जो है एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो भाजपा के राज में बनाई गई है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भाजपा के राज में हुई है। इन चीज़ों को क्या आप सिरे से नकारेंगे? क्या ये आपको विकास की दृष्टि से कुछ ये नहीं लगता कि ये कहने योग्य इस सरकार में हुआ है? आपने इसमें 2 सवाल किए। एक सवाल ये किया कि बाहर की जो सड़कें हैं वो बड़ी चमचमाती हुई नज़र आ रही है। ये जो बाहर की सड़कों के प्रोजेक्ट थे ये कांग्रेस सरकार की देन थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले पूरे हुए और वो नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने नाम कर लिए। और जहाँ तक संस्कृति यूनिवर्सिटी की बात है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यूनिवर्सिटी ले आए हैं और वो यूनिवर्सिटी आज चल भी रही है। और संस्कृत यूनिवर्सिटी तो आजकल चल भी नहीं रही और चलने से पहले ही वो विवादों के घेरे में आई हुई है कि बिना वैकेंसी के भर्ती कर दी गई है, और वो भर्ती भी उन लोगों की कर दी गई है जिन लोगों की हो ही नहीं सकती, और उनकी संख्या भी उतनी कर दी गई है जितनी संख्या उसमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आपका सवाल का जवाब भी यही है और होना भी यही चाहिए। इस तरह से धर्मवीर केमिस्ट राजनीतिक चुनावी मैदान में उतरने की मंशा तो रखते हैं, लेकिन अगर बात करें मौक़ों की, आप आज़ाद चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं या सिर्फ औरों की तरह एक अपने जो पार्टी के हाईकमान होते हैं उन्हीं का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे, या ये तैयारी सिर्फ अभी घर में ही चल रही है? देखिए, एक बात मैं आप लोगों के स्पष्ट कर देता हूँ, मैं जिस पार्टी की भी राजनीति करता हूँ उस पार्टी की राजनीति लॉयल्टी से करता हूँ। मैंने 1991 से लेकर और 2019 तक इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति करी, चौधरी देवीलाल परिवार की राजनीति करी, तो वो भी पूरी लॉयल्टी से की। ना मैंने ये देखा कि ये लोग सत्ता में है, ना ये देखा ये विपक्ष में है। अब 2019 में मैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से जुड़ा हूँ और जब तक राजनीति करूँगा तब तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का कार्यकर्ता बनकर ही रहूँगा। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूँ और स्पष्ट कर देना भी चाहता हूँ।
जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, आज़ाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला मुझे आशीर्वाद देंगे तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और जनता की शुभकामनाओं से चुनाव लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि 100% मैं चुनाव जीतूंगा। जी जी, अगर बात करें यहाँ चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, तैयारियों की बात की जा रही है, कुछ समस्याएं भी आपके जहन में हैं ताकि जनता आपको समझे कि हमारे बीच का व्यक्ति है। वार्ड वासियों को ये लगे इन्हें हमारी प्रॉब्लम्स का पता है, महिलाओं को ये लगे ये व्यक्ति सूझबूझ वाला है, हमारी समस्याओं को समझता है। कुछ ऐसी समस्याएँ हैं आपकी जहन में जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में आपको मौका मिले, उनको आप दुरुस्त करें? देखिए, समस्याएं अनेक हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत ही ज़रूरी है उनका निदान करना। इस शहर में 31 वार्ड है और यदि मुझे चेयरपर्सन प्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो कोई भी ऐसा वार्ड नहीं रहेगा जिसके साथ मतभेद हो, जिसके साथ इस प्रकार का कार्य किया जाए भी एक वार्ड में हुआ और दूसरे में नहीं हुआ। बराबर का कार्य किया जाएगा, सभी कार्य किए जाएंगे, ये है विकास की बात। और जहाँ तक दूसरी बातें हैं, जैसे महिलाओं की बात है, आजकल महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। मैं समझता हूँ कि मेरे बनने के बाद महिलाएं न केवल दिन में बल्कि जिस समय भी वो दाएं बाएं जाना चाहती हैं किसी भी कार्य से, क्यों कई बार इमरजेंसी काम भी पड़ जाता है, सपोज करो बीमार हो जाता है और मेडिसिन की ही ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको निसंकोच बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और जा सकती हैं। इस प्रकार की सुरक्षा देने का काम करूँगा। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों का इस प्रकार से सिस्टम बनाऊँगा कि उनको किसी प्रकार का एक्सीडेंट का भय ना रहे, किसी प्रकार का कोई शरारती तत्व, असामाजिक तत्व उनके साथ छेड़खानी ना करे। जहाँ तक बुज़ुर्गों की बात है, बुज़ुर्गों को भी इस प्रकार का लगेगा भी पहली बार नगर परिषद में ऐसा चेयरपर्सन प्रतिनिधि बना है जो ना केवल एक जाति का है, ना केवल एक धर्म का है, ना केवल बच्चों का है, ना केवल बुज़ुर्गों का है, बल्कि ये सबका समान रूप से ध्यान रख रहा है और सबका ध्यान रखना ही मेरी जिम्मेवारी बनती है। जी जी, तो जिस तरह से तमाम बातें हमने इनके साथ की हैं, लेकिन एक बात जो ज़रूरी है और जनता के साथ मैं ये करना चाहता हूँ कि जब जब कोई भी महिला चुनावी मैदान में उतरती है, लेकिन उस पर अंकुश इतने होते हैं कि घूंघट के पीछे से राजनीति करनी पड़ जाती है। आपके कार्यकाल में ऐसा तो नहीं होगा अगर आपको भी मौका मिलता है तो? देखिए, वैसे तो घूंघट की बात आती है, घूंघट बहुत अच्छी बात है, ये हमारी सांस्कृतिक रही है। ये सर, हम राजनीतिक जो उनके फैसले होते हैं उन पर अंकुश की बात को हम घूंघट कह रहे हैं। जहाँ तक राजनीतिक फैसलों पर अंकुश की बात को आप घूंघट कह रहे हैं, वो घूंघट नहीं रहेगा। उसका कारण है क्योंकि चेयरपर्सन की कुर्सी पर उन्होंने ही बैठना है, फैसले उन्होंने ही लेने हैं, और जब फैसले उन्होंने ही लेने हैं, बैठना उन्होंने ही है, तो मैं नहीं समझता कि उस पर मैं अंकुश लगा सकता हूं या मुझे अंकुश लगाने का अधिकार है। मेरी ये सोच होनी भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकती और कानून भी नहीं कहता। जी, तो तमाम तरह से अगर देखें तो जिस प्रकार हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जब भी किसी महिला को मौका मिलता है सरपंच बनने का या फिर किसी भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि बनने का, तो उस पर उसके परिवार वालों की ओर से बहुत अंकुश लगा दिए जाते हैं। खुलकर महिलाएं मैदान में नहीं आ पाती हैं और महिलाएं अपने राजनीतिक फैसले स्वयं नहीं ले पाती हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, अब कैथल चेयरपर्सन का जो चुनाव है वो महिला के लिए आरक्षित है। अब आने वाली जो चेयरपर्सन होगी वो अपने फैसले कितनी स्वतंत्रता से ले सकती है, इस चर्चा को आप किस तरह देखते हैं? और ये जो चर्चा है कैथल शहर के लिए हमने चर्चा की है और इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। आप देख रहे हैं कैथल से कैथल ब्रेकिंग टीवी की ये विशेष खबर, धर्मवीर केमिस्ट के साथ विशेष मुलाकात। धन्यवाद।